Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि चोला ने एक ह्यूज एम्पायर कैसे बिल्ड किया, लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिर्फ वॉर्स जीतने से कोई एम्पायर 400 साल तक सर्वाइव कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं. एम्पायर को सक्सेसफुल बनाता है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर, ट्रेड, लोकल गवर्नेंस. आज हम जानेंगे कि चोला सिर्फ कन्क्वेरर नहीं थे बल्कि ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे. मैं आपसे पूछती हूँ कि आज अगर किसी विलेज में रोड बनानी हो, वाटर टैंक रिपेयर करना हो या टैक्स कलेक्ट करना हो तो कौन करता है ये सब? लोकल गवर्नमेंट, है ना. सो क्लास सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि चोला के टाइम पे भी ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत एडवांस थी और इसी वजह से चोला एडमिनिस्ट्रेशन को मेडिवल इंडिया का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में. ओके, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं. टॉप पर कौन थे? तो किंग थे. ओके, टॉप पे यहाँ पे किंग थे. किंग ना सुप्रीम अथॉरिटी थे, लेकिन वो सब कुछ अकेले नहीं करते थे. उसकी हेल्प करते थे मिनिस्टर, मिलिट्री ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. आज जैसे ना प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की तरह. इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल की बात करें तो पेरुदनम सीनियर ऑफिसर थे. फिर उसके बाद आता था ये सेनापति आर्मी चीफ थे. देन आता था दंडन्यक करके पुलिस एंड जुडिशियल ऑफिसर थे वो. ओके, क्लास आज भी ना गवर्नमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करती है. चोलास भी डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करते थे और इसी वजह से हम जो है ना उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें. ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की अगर हम बात करें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की, तो एम्पायर को ना एफिशिएंटली रन करने के लिए डिवाइड किया गया था. जैसे मंडलम यानी प्रोविंस, नादू यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल एरिया, कुर्रम यानी ग्रुप ऑफ विलेज, उर यानी विलेज. सो ये इसमें डिवाइड किया गया था. अब इनके अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें चोला एम्पायर का, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था, चोला का ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन क्या था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना. विलेज को काफ़ी ऑटोनॉमी दी गई थी. आज जैसे पंचायती राज सिस्टम है ना, उसका मिडिवल वर्जन चोला के टाइम पे मिलता था. विलेज असेंबली की बात करें तो 3 इम्पॉर्टेंट असेंबली थी. पहला था उर. ओके, ये ना नॉर्मल विलेज की असेंबली थी. ओके, यहाँ ना सभी अडल्ट मेल हाउस होल्ड मेम्बर पार्टिसिपेट कर सकते थे. थिंक ऑफ इट एज लाइक अ विलेज पंचायत, पार्लियामेंट कह सकते हो. फिर आता था सभा और महासभा. ये ना सबसे पावरफुल बॉडी थी, ठीक है. ये जो है लैंड मैनेजमेंट देखती थी, जस्टिस, एजुकेशन, इरिगेशन सब हैंडल करती थी. फिर आता था नगरम. नगरम इज़ लाइक अ मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. इसमें क्या होता था कि ट्रेड और बिजनेस मैटर हैंडल किए जाते थे और आज के जैसे ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा वैसा ही ये था, ठीक है. अब आता है कुदावुलाई सिस्टम. ये क्या है? ये बेसिकली ना एक अमेजिंग फीचर था. इसमें क्या था कि इलेक्शन कैसे होता था, तो ये वही सिस्टम था. कुदावुलाई सिस्टम. एलिजिबल कैंडिडेट के नाम ना पाम लीफ पर लिखे जाते थे. फिर उनको ना पोर्ट में डाला जाता था और एक चाइल्ड रैंडमली आते थे, हाथ डाल के उसमें से जो भी नाम निकला वो बन जाते थे. तो ये बैलेट सिस्टम जैसा कुछ कह लो. इमेजिन आज से 1000 साल पहले इलेक्शन हो रहे थे. अमेजिंग ना. इनकी कमिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, कमिटीज़ के बारे में, तो सभा के अंदर ना कमिटी होती थी. जैसे एरी वरियम यानी वाटर टैंक, तोत्तम वरियम यानी गार्डन, पंचवरम वरियम यानी जस्टिस, पंचवरा वरियम यानी जस्टिस, पोन वरियम गोल्ड एंड दिस वन पोन वरियम गोल्ड एंड एंडोमेंट्स, ठीक है. सो क्लास ये ना म्यूनसिपल जैसे मॉडर्न डे का ना म्यूनसिपल कमेटी जैसी थी, आप वो मान सकते हो. रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता था. तो वो जैसे आज कहाँ से आता है? जीएसटी से, इनकम टैक्स से, कस्टम ड्यूटी से. उस वक्त चोला पीरियड में लैंड रेवेन्यू से आता था. लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स था इनकम का. लैंड ना केयरफुली मेज़र की जाती थी. टैक्स कैश या प्रोड्यूस दोनों में दिया जाता था. इम्पॉर्टेंट टैक्स जैसे कि इडाई, जिसको लैंड टैक्स कहते थे, वरी बोले तो जनरल टैक्स. फिर आता था कदामई यानी कंपलसरी ड्यूज़, वेत्ती फोर्स लेबर. फिर आता था सुंदरम टैक्स ऑन प्रोफेशन. फिर आता था टोल टैक्स ऑन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. ये सब होता था. वेत्ती सब भी होता था. फोर्स लेबर होता था. लैंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, दिस वन लैंड क्लासिफिकेशन की,
तो सबसे पहले थे नानसेई यानी वेट लैंड, पुनसेई यानी ड्राई लैंड, देवादना मतलब टेम्पल लैंड, एंड ब्राह्मदेय यानी लैंड ग्रांटेड बाय ब्राह्मण्स टू ब्राह्मण्स। सो गवर्नमेंट लैंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग टैक्स फिक्स करती थी। इसके इरिगेशन एंड कल्चर, एग्रीकल्चर की बात करें चोला के, तो अब आते हैं चोला इकोनॉमी के बैकबोन पे, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सक्सेसफुल होती थी बिकॉज ऑफ वाटर, है ना। इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो चोला ने कंस्ट्रक्ट किया था टैंक्स को, कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स, डैम्स, ये सब कंस्ट्रक्ट किया था। और इसका ना मोस्ट फेमस है एक ग्रैंड एनिकट जो कलनई है, वो वन ऑफ द मोस्ट इनका फेमस वर्क है, ठीक है। अक्रॉस द रिवर कावेरी बनाया गया है ये। ओरिजिनली ना कराईकल चोला ने बनवाया था, लेटर चोलास ने इसको मेंटेन और इम्प्रूव किया। सो ये डैम आज भी फंक्शन में है और ये 2000 साल मतलब पुराना है, समझ लो आप। मेजर क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे होता था पैडी, शुगर केन, पल्सेस, कॉटन, सेसमे, ये सारी चीज़ें। कावेरी डेल्टा को ना राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। एक एग्जांपल इमेजिन करो, अगर इरिगेशन नहीं होती तो एग्रीकल्चर वीक होती, एग्रीकल्चर वीक होती तो रेवेन्यू कम होता, और रेवेन्यू कम होता तो मतलब आर्मी भी वीक होती। और इसीलिए वाटर मैनेजमेंट डायरेक्टली जो है ना एम्पायर को स्ट्रेंथ से लिंक करती है कि अगर पानी का कनेक्शन अच्छा है तो एम्पायर स्ट्रांग होगी। इसके ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, चोला एम्पायर के, तो चोला सिर्फ फार्मर नहीं थे वो ट्रेडर भी थे। ट्रेड ने चोला को इंटरनेशनल पावर बनाया। जैसे मेजर पोर्ट्स यहाँ पे थे नागापत्तिनम, कावेरीपत्तिनम, कयाल एंड महाबलीपुरम। यहाँ से ना शिप्स फॉरेन कंट्रीज़ तक जाते थे। ट्रेड पार्टनर्स जैसे कि चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, अरेबिया। थिंक अबाउट इट, जब ना यूरोप मेडिवल पीरियड में स्ट्रगल कर रहा था, साउथ इंडिया मर्चेंट इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे। अमेजिंग। एक्सपोर्ट क्या करते थे ये लोग, तो टेक्सटाइल, स्पाइसेस, जेम्स, आइवरी, मेटल प्रोडक्ट, ये सब एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट क्या करते थे, तो हॉर्सेस, घोड़े, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, कोरल, लग्जरी गुड्स, ये सब चीज़ें। मर्चेंट गिल्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो मर्चेंट गिल्ड्स कौन होते थे, इम्पॉर्टेंट नेम है ये ना बेसिकली ना बोल सकते हो मल्टीनेशनल कंपनी जैसी थी। ट्रेड रूट्स मेंटेन करती थी, गुड्स ट्रांसपोर्ट करती थी, फॉरेन ट्रेड हैंडल करती थी, ठीक है। इसके इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स की बात करते हैं अब चोला एम्पायर का, तो चोला इंडस्ट्रीज़ हाईली डेवलप थी। इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन, शिप बिल्डिंग, स्टोन कार्विंग, फिर उसके बाद गोल्ड स्मिथ वर्क, ब्रोंज कास्टिंग, ये सब था। एंड मोस्ट फेमस ऑब्वियसली द नटराज वन, ये मोस्ट फेमस है। सो इवन टुडे ना म्यूजियम अक्रॉस द वर्ल्ड चोला ब्रोंज डिस्प्ले करता है। टेम्पल इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अब एक फैसिनेटिंग टॉपिक है ये। क्वेश्चन आता है कि टेम्पल सिर्फ वर्शिप के लिए होते थे, नहीं। चोला एम्पायर वर्ड इकोनॉमिक सेंटर्स यहाँ पे थे। टेम्पल्स इकोनॉमिक सेंटर होता था चोला एम्पायर के लिए। टेम्पल्स उनका खुद का लैंड होता था, वो डोनेशन कलेक्ट करते थे, लोन्स देते थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था और सपोर्ट करते थे एजुकेशन उस वक्त टेम्पल, ठीक है। थिंक ऑफ देम एज अ टेम्पल प्लस बैंक प्लस स्कूल प्लस कल्चरल सेंटर, ये सब थे, ऑल इन वन था टेम्पल उस वक्त का। बृहदेश्वर टेम्पल वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर। टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए ना प्रीस्ट, डांसर, म्यूजिशियन, आर्टिशियन, टीचर सब एम्प्लॉयड थे, यानी टेम्पल लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करता था। अब बात करते हैं इसके सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक वर्क्स के बारे में। ओके, सो गुड गवर्नमेंट का काम सिर्फ टैक्स कलेक्शन करना नहीं होता। चोलास इन्वेस्ट करते थे रोड्स में, ब्रिजेस में, टैंक्स में, कैनाल्स में, रेस्ट हाउसेस जो यात्री सेल होता है ना जहाँ पे आप रुक सकते हो उसमें, एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में। जैसे आज के वो वेलफेयर स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट उस वक्त भी था, जिसे ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स के लिए ना फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। पब्लिक वेलफेयर पर काफ़ी अटेंशन दिया जाता था उस वक्त। सो अब आता है सवाल कि वाई चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्पेशल, ये वो इतना स्पेशल क्यों था तो लेट्स समराइज़ कि सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट था, एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन था, एग्रीकल्चर था, इंटरनेशनल ट्रेड था। फिर उसके बाद ये सब जब एक साथ मिला तो ये एक प्रॉस्पेरस एम्पायर बना। सो लेट्स क्विकली रिवाइज कि चोला का ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, 3 विलेज असेंबली कौन से थे, और सभा एंड नगरम। इलेक्शन सिस्टम कैसा, क्या बोलते थे उसको, कुडावोलाई
सिस्टम। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था? लैंड रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। फेमस इरिगेशन का एग्जांपल एक बोलो, ग्रैंड एनिकट, जो आज भी फंक्शनल है कावेरी रिवर पे। मेन ऑक्यूपेशन था इसका एग्रीकल्चर। ओके, फेमस मर्चेंट गिल्ड्स कौन कौन थे? तो एनूर मणिग्रामन करके नाम था। मोस्ट फेमस टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल, दिस वन। ओके, तो ये है, अगर हम कंक्लूड करें तो द ग्रेटनेस ऑफ चोला वॉज नॉट जस्ट देयर मिलिट्री विक्ट्रीज, देयर रियल स्ट्रेंथ वॉज देयर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एफिशिएंट गवर्नेंस आता है, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर, ग्लोबल ट्रेड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, ये सब आता था। दैट्स वाई हिस्टोरियंस ऑफन कंसिडर ना चोला एडमिनिस्ट्रेशन एज सिस्टम कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है गवर्नेंस इन मेडिवल इंडिया का। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी थोड़े डिटेल में देखेंगे, इसका साउथ ईस्ट एशिया का एक्सपेंशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।